फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एली वेटरिनरी विजडम के पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें हम पोल्ट्री फार्मिंग के अलग-अलग पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इस लेक्चर में हम ILT बीमारी के बारे में जानेंगे। संक्रामक लेरिंगोट्रेकाइटिस ILT एक तीव्र वायरल रेस्पिरेटरी रोग है जो मुख्य रूप से मुर्गियों को होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में कई उन्नत पोल्ट्री उत्पादक क्षेत्रों में ILT के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान महत्वपूर्ण रहे हैं। मुर्गियों के अलावा तीतर और मोर भी ILT संक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं। ILT गैलिड हर्पीस वायरस टाइप 1 के कारण होता है। इस बीमारी के वाहक फील्ड वायरस या वैक्सीन वायरस के पिछले संपर्क से उत्पन्न होते हैं। ILT वायरस लेटेंट रूप में ट्राइजेमिनल नर्व गैंग्लियन और ट्रेकिया में पड़ा रहता है। संक्रमित बर्ड 7 से 20 सप्ताह के बीच रुक रुक कर वायरस छोड़ते रहते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वैक्सीन के वायरस से भी यह बीमारी संवेदनशील पक्षियों में पहुंचती रहती है। इसी कारण से भारत में जिस तीव्रता से ILT बीमारी पिछले दशकों में फैली है, उसका एक कारण गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल होने वाली ILT की वैक्सीन भी रही है। भारत में अभी तक सरकार द्वारा ILT वैक्सीन के इस्तेमाल को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन विशेष शोधों से और समाचार पत्रों में छपे लेखों से पता चलता है कि भारत में काफी समय से ILT की वैक्सीन का उपयोग गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। क्लिनिकल रोग जिसमें लक्षण दिखाई देते हैं, वो अक्सर टीकाकरण कार्यक्रमों और बायोसिक्योरिटी में चूक या लेटेंट वायरस के पुनः सक्रिय होने से संबंधित होता है। मॉलिक्यूलर तकनीकों का उपयोग करके यह बात सामने आई है कि जिन फ्लॉक्स में वैक्सीन नहीं लगी होती, उनमें बीमारी के आउटब्रेक्स और प्रकोप अक्सर वैक्सीन से उत्पन्न वायरस के कारण हुआ होता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में विकसित नेस्टेड PCR को फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू से ILT DNA का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है, जिससे ऐसे केसेस में ILT के होने का पता चला है जिनमें पहले ILT वायरस का संदेह नहीं था। नेस्टेड PCR तकनीक से कम स्तर के लगातार संक्रमण या अव्यक्त मतलब सबक्लिनिकल रूप से संक्रमित पक्षियों का पता लगा सकते हैं। ऐसा करना इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ताकि बड़े और आर्थिक रूप से महंगे फ्लॉक्स में सैंपल ट्रेसिंग करके बड़े आउटब्रेक्स को रोका जा सके। अलग अलग स्थित फार्मों के बीच संक्रमण मुख्य रूप से उनकी भौगोलिक निकटता और जैव सुरक्षा में कमी से जुड़ा हुआ है। फार्म में काम करने वालों की आवाजाही, मृत पक्षियों और लिटर का अनुचित निपटान और फार्म इक्विपमेंट का आदान प्रदान, ये सभी ILT प्रकोपों से जुड़े हुए पाए गए हैं। आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि जब वैक्सीन उपलब्ध है और अन्य देशों में इस्तेमाल भी होती है, तो भारत सरकार इसे अन्य वैक्सीन की तरह अनुमति क्यों नहीं दे देती? जहां तक हम समझते हैं कि इसका एक कारण यह हो सकता है कि संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुकी कुछ मुर्गियां और टीकाकृत मुर्गियां इस वायरस की वाहक बन जाती हैं। मतलब ये कैरियर बर्ड्स अपने अंदर वायरस ले रहती हैं और इन्हें लेटेंट कैरियर कहा जाता है। ये लेटेंट कैरियर बर्ड्स बीमारी के लक्षण नहीं दिखाती, लेकिन अपने अंदर जीवित वायरस को लिए रहती है और लंबे समय तक वातावरण में वायरस को छोड़ती रहती है, जिससे अन्य संवेदनशील मुर्गियां संक्रमित होकर बीमार हो जाती हैं या कुछ तनाव ग्रसित स्थितियों में लेटेंट बर्ड्स में वायरस के रिएक्टिवेट होने के कारण संक्रमण को पुनः सक्रिय होने का मौका मिल जाता है। IMN पायरोफॉस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेसपोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेनेट एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है।
छोटे पक्षियों में ई कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ सीआरडी और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलिमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल डीएस द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं। बात समझ में आती है कि अगर वैक्सीन को भारत में अनुमति दे दी जाए तो वैक्सीन वायरस भी बीमारी फैला सकता है और ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि जो ILT बीमारी फैली है वो वैक्सीन वायरस से फैली है या नेचुरल वायरस से। यहाँ ये माना जा सकता है कि भारत में ये बीमारी मानव निर्मित है और वैक्सीन वायरस से फैली है। तो वैक्सीन की अनुमति के बाद अगर ILT फैलती है तो कमर्शियल पोल्ट्री को तो वैक्सीन से बचा लिया जाएगा, लेकिन बैकयार्ड मुर्गी पालन जो ग्रामीण लोगों की जीविका और खाद्य सुरक्षा का अहम जरिया है वह एक बड़े रिस्क पर आ जाएगा। जबकि अभी रानीखेत और IB की बीमारी ही एक बड़ी चुनौती बनी हुई है जिससे निपटना सरकार के लिए मुश्किल है, तो ऐसे में एक नई बीमारी खड़ी करना कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन हाल ही में नमक्कल के पोल्ट्री किसानों ने केंद्रीय पशुपालन विभाग से मुर्गियों को संक्रामक लैरिंगोट्रिकाइटिस बीमारी से बचाने के लिए ILT वैक्सीन की आपूर्ति करने का आग्रह किया है। नमक्कल जिले में 1500 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म हैं जो प्रतिदिन 6 करोड़ से ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें तमिलनाडु और उसके बाहर भेजा जाता है। किसी फार्म के अंदर ILT का प्रकोप एक ही दिन में मुर्गियों की 1 से 2% आबादी को मार सकता है, जिससे पोल्ट्री मालिकों को काफी नुकसान हो सकता है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए पोल्ट्री मालिकों ने केंद्रीय पशुपालन विभाग से आग्रह किया है कि वे या तो खुद बनाकर या फिर आयात करके ILT वैक्सीन उपलब्ध कराए। तो इस न्यूज से ये बात साबित होती है कि ILT का खतरा कोई छोटी बात नहीं है और नमक्कल के पोल्ट्री किसान देश के सबसे उन्नत पोल्ट्री फार्मर्स में गिने जाते हैं। तो अगर ये फार्मर्स इस वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं तो बीमारी काफी अधिक फैली हुई है। यह बात याद रहे कि यह बीमारी मनुष्यों में नहीं फैलती है। इस बीमारी के लक्षण और पोस्टमार्टम में दिखने वाले जख्मों के बारे में। यह बीमारी आमतौर पर अधिक आयु के पक्षियों में देखी जाती है। यह कभी तीव्र और कभी हल्के रूपों में होती है। तीव्र रूप में एक्सपोजर के 5 से 10 दिनों के बीच इस बीमारी में विशेष रूप से खड़खड़ाहट के साथ खांसी देखने को मिलती है और सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है और कुछ पक्षी दम घुटने से मर भी जाते हैं। इस बीमारी का एक खास लक्षण यह होता है कि पक्षी अपनी गर्दन को आगे की तरफ खींचता है और ट्रेकिया को सीधा करके सांस लेने की कोशिश करता है। ऐसा करने से वो गले की रुकावट को दूर करने का प्रयास करता है, जिससे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा खून और गाढ़ा बलगम बाहर निकाल सके और निकालने में इसके छींटे अक्सर पक्षी के पंखों, फार्म की दीवारों और लिट्टर पर देखने को मिल जाते हैं। पोल्ट्री के किसी अन्य रेस्पिरेटरी रोग में रक्त का निकलना नहीं पाया जाता है और यह लक्षण
पैथोग्नोमोनिक होता है, यानी इस लक्षण को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह ILT बीमारी ही है। इस बीमारी में मृत्यु दर तेजी से बढ़ सकती है। कभी कभी 50% से भी अधिक मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। ट्रेकिया से खून आने के अलावा इस बीमारी में आम रूप से होने वाले हल्के रेस्पिरेटरी रोगों जैसे इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, लो विरुलेंस न्यूकैसल रोग या माइकोप्लाज्मा संक्रमण के समान रेस्पिरेटरी लक्षण दिख सकते हैं। साथ साथ खांसी, बार बार सर का झटकना, आंसू बहना और मुर्गियों का सुस्त होना भी देखा जाता है। रेस्पिरेटरी संबंधी लक्षण आमतौर पर शुरुआती 14 दिनों में कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स में लंबे समय तक लक्षण दिख सकते हैं, खासकर अगर अन्य सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो तो। अंडे देने वाले पक्षियों के फ्लॉक्स में बीमारी के दौरान उत्पादन और अंडे की गुणवत्ता में अस्थायी कमी आ जाती है, लेकिन बीमारी ठीक होने पर उत्पादन सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। ओवरी पर इस बीमारी का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता है, जैसा कि उदाहरण के लिए इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में होता है। यह बात गौर करने वाली है कि यह वायरस मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का रोगजनक प्रतीत होता है और अन्य अंगों को प्रभावित नहीं करता, और जो पक्षी ठीक हो जाते हैं वे जीवन भर अपने ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में लेटेंट वायरस लिए रहते हैं। इस प्रकार से पक्षियों में पड़ा लेटेंट वायरस स्ट्रेस से एक्टिवेट हो जाता है, जैसे जब बर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं और पुराने फ्लॉक्स में नए बर्ड्स को मिलाते हैं तो आउटब्रेक्स देखने को मिलते हैं। जिस तरह फील्ड वायर्स बर्ड के अंदर लेटेंट रूप में बिना बीमारी किए पड़ा रहता है, ऐसे ही लाइव ILT वैक्सीन का वायरस भी लेटेंसी में बर्ड के अंदर रहता देखा गया है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो तीव्र रेस्पिरेटरी रोग, जिसमें अक्सर ट्रेकिया में खून और बलगम होता है और जो खांसते वक्त बाहर भी निकलता है, ILT बीमारी को साबित करने के लिए काफी है, लेकिन इसके साथ साथ अधिक मृत्यु दर भी महत्वपूर्ण होती है, जो कि पैथोग्नोमोनिक होती है। पोल्ट्री की कोई अन्य रेस्पिरेटरी बीमारी ऐसे नाटकीय लक्षण नहीं दिखाती है। लैक्रिमेशन और कंजंक्टिवाइटिस मौजूद होने की संभावना रहती है। पोस्टमार्टम में तीव्र बीमारी से मरने वाले पक्षियों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में खून और बलगम की धारियां और थक्के दिखाई देते हैं। अक्सर ठोस केसियस पदार्थ प्रचुर मात्रा के साथ मिलता है, जो सांस लेने के रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में केसियस पदार्थ जैसा गाढ़ा बलगम डिप्थीरिया या वेट फाउल पॉक्स के रूप से काफी मिलता जुलता हो सकता है, जैसा कि हम फाउल पॉक्स वाले लेक्चर में देख चुके हैं। इसलिए इसका कारण बनने वाले वायरस की पहचान की जानी चाहिए। हल्के ILT वाले फ्लॉक्स में, जहां बीमारी मध्यम या हल्की होती है, वायरस को प्रदर्शित करने और निदान की पुष्टि करने के लिए प्रयोगशाला विधियों की आवश्यकता होती है। इन मामलों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बलगम की अधिक मात्रा हो सकती है, जिसमें केवल खून के निशान दिख जाते हैं या कभी कभी खून बिल्कुल नहीं होता है। नाक से निकलने वाला तरल पदार्थ साफ या मैला हो सकता है। कभी कभी ILT बिना किसी बाहरी लक्षण के भी होता है और पोस्टमार्टम परीक्षण में कुछ ही जख्म दिखाई देते हैं। अगले लेक्चर में हम इस बीमारी के कंट्रोल और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यह वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। इस कोर्स से जुड़े अन्य लेक्चर देखने के लिए बैक करें और कंटेंट में जाकर लेक्चर देखें।